Hello students, today I am going to teach you how to calculate income for the current year of NPO। तो इसमें हमने आज इनकम का ट्रीटमेंट सीखना है कि जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी करंट ईयर इनकम किस तरह कैलकुलेट करती है। तो हमने उसका एक फॉर्मूला याद रखना है, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम। सबसे पहले कोई भी इनकम हो सकती है, चाहे वो रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है। तो हमने करंट ईयर की इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इनकम रिसीव्ड, जितनी भी कोई भी इनकम हो सकती है, इनकम रिसीव्ड एज पर receipts and पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब एक तरह की कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको कोई भी इनकम है, जितनी भी रिसीव्ड होगी आप पहले वो लिख लोगे। आप उसमें ऐड क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग इनकम at the end of the current year, ये आप ऐड कर दोगे। और क्या ऐड करना है, एडवांस इनकम at the beginning of the current year। लेस क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग इनकम at the बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हमने ऐड किया था, जो बिगिनिंग है वो लेस कर देंगे। एडवांस इनकम एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये भी हम लेस कर देंगे। एडवांस इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हमने ऐड करी थी, एडवांस इनकम एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हम लेस कर देंगे। जो आपका आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, इनकम टू बी credited to income and expenditure account। मतलब कि आपकी ये करंट ईयर इनकम है और हमने इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इनकम आपकी कोई भी हो सकती है, आपको पहले भी बताया हमने। तो इसके बाद अब हमने ट्रीटमेंट ऑफ इनकम सीख लिया, इसी तरह हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ जी, आगे जो हमने करना है वो करना है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे सैलरीज़,
वेजेस, रेंट और भी कई तरह के खर्च हो सकते हैं। तो इन सब एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम एक ही फॉर्मूले से करेंगे। इससे हमारी एक एनपीओ के करंट ईयर के एक्सपेंसेस कितने हैं वो फाइंड आउट ईजिली हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंस एज पर receipts and payment account। तो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो जैसे कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में बताया होगा कि ये एक्सपेंस कि हमने इतने पे किए हैं, तो आप वो यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो हमने ऐड कर देने हैं। देन प्रीपेड एक्सपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये भी हमने ऐड कर देने हैं। अब इसके ऑपोजिट हमने लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द बिगिनिंग of the current year less prepaid expense at the end of दी करंट ईयर। जो ब्रैकेट वाले हमने लेस करने हैं। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वो अमाउंट कैलकुलेट हुई है कि जो करंट ईयर का एक्सपेंस होगा वो हमने कहाँ डेबिट कर देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप कि आपको दोनों फॉर्मेट, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम और ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस के समझ में आगे होंगे। इनके ऊपर हम दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको जो और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, हमने एक क्वेश्चन लिया है इनकम के ऊपर, जिससे हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आपको दिया रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये एज़ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही दिया। आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है कि रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको दिया है 36400। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको दिया 36,400। अब जो 36,400 आपको रिसीव हुआ है, इसमें पास्ट का रेंट भी इंक्लूड है, करंट ईयर का रेंट भी इंक्लूड है और फ्यूचर का रेंट भी फ्यूचर ईयर का रेंट भी इंक्लूड है। हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारा करंट ईयर का रेंट
कितना है, जो पास्ट का होगा फ्यूचर का होगा उनको हमने एक्सक्लूड कर देना है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं हम। तो आपको ये लिखा है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल का मतलब है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। तो हमने इसमें ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये क्लोजिंग का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जितना आपको नहीं मिला एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपको दिया है, जिसको हम यहाँ पर क्लोजिंग लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग 3900। अब इसके बाद हमने और क्या ऐड करना होता है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग। जो ओपनिंग है वो हम ऐड करेंगे, ये एडवांस है। एडवांस रेंट ओपनिंग वो आपको गिवन है, इनको हम प्लस कर लेंगे। 15, 19, 10, 12, 42900 आ गया टोटल। देन हमें लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग ऐड किया है तो जो ओपनिंग है हम लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग वो आपको कितना गिवन है, ओपनिंग रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब आपको बताया है आउटस्टैंडिंग, तो 5200। दैन एडवांस रेंट ओपनिंग हमने ऐड किया है तो ऑब्वियस है हम क्लोजिंग लेस करेंगे। तो क्लोजिंग कितना है हमारे पास, 7800। इन दोनों को प्लस करके हम वहाँ पे लेस कर देंगे। तो जो इनका टोटल आएगा इसका आ गया 0, ये आ गया 10, ये आ गया 13। तो इस टोटल को हम यहाँ लिख लेंगे। और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको लेस करना है। तो ये 0, 0, ये 9 और ये 12 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि जो हमारी करंट ईयर का रेंट है वो हैगा 29900। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर रेंट भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं रेंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको इस एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ये समझ में आ गया होगा कि हमने इनकम को किस तरह कैलकुलेट करना है। हाँ जी, हमने एक क्वेश्चन लिया है एक्सपेंसेस के ऊपर कि हाउ टू डील विद एक्सपेंसेस, कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हमने कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है फाइंड आउट एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। यानी कि ये हमारा करंट ईयर है, ये करंट ईयर का एंड है। तो यानी कि ओपनिंग कब होगा, ऑब्वियस है कि 12 मंथ पूरे करने होते हैं। तो ऑन 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक हमारा पूरा एक ये करंट ईयर है।
तो हमने करंट ईयर के ही एक्सपेंस कैलकुलेट करने की, करंट ईयर के एक्सपेंस हमारे कितने बनते हैं। तो इस डेट को आपको जो बैलेंस दिया होगा वो ओपनिंग होगा, याद रखना। या तो लिखा होगा 1 अप्रैल 2014 या लिखा होगा 31 मार्च 2014। तो दोनों का मीनिंग क्या है? ओपनिंग। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर लिखा है अमाउंट पेड फॉर सैलरी। सैलरी हमने इस साल कितनी पे करी है? सैलरीज पेड 72,000। देन इसमें ऐड क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर हमारा ये है, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ये 12,000 है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। आपके पास है 12,000। देन और क्या ऐड करना है उसमें? हमने सैलरी प्रीपेड एज ऑन 31 मार्च 2014। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस है प्रीपेड का, सैलरी का। ये आपकी ओपनिंग प्रीपेड सैलरी है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर प्रीपेड सैलरीज ओपनिंग। तो ये आपको गिवन है इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो टोटल आ गया 93,600। इसमें से लेस क्या करेंगे? इसके ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हमने ऐड किया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग, या हम इसको ओपनिंग लिख लेते हैं, स्पेस कम है इस करके। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग वो हमारे पास कितनी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग है 7200। इसको हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें प्लस भी करना है। उसके बाद प्रीपेड सैलरी एट द एंड, वो आपको ये गिवन है, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। इसको हम क्लोजिंग लिख लेते हैं। तो कितनी है? 6,000। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें बन जाएगा 13,200। 13,200 को हमने यहाँ से लेस करना है। तो जब हम 13,200 को लेस करेंगे, हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास आ गया करंट ईयर सैलरी। तो इतनी सैलरी है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।